हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका ये यूजी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ये है, और अगर आप नेट जेआरएफ के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका आदिकाल है तो उसके लिए यूज़फुल रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ। ठीक है, आदिकाल की पृष्ठभूमि को हम समझेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इसमें से आदिकाल की परिस्थितियों को हम समझेंगे। ठीक है, किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है। आदिकाल के नामकरण पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे समय सीमा के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। देखिए, प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल इसको बताया गया है, और वीरगाथा काल नामकरण करने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। और समय के अनुसार अगर आप देखिएगा, ये आदि में आता है, इसलिए इसको आदिकाल बताया गया है, आदिकाल इसका नामकरण किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया है आदिकाल, और इसी को सर्वमान्य मानकर ये आरंभिक काल को आदिकाल बोला गया है। यहाँ पर और एक चीज़ दिया है कि किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी युग के साहित्य को अगर हमें समझना है तो उसकी पृष्ठभूमि को जानना भी आवश्यक होता है। पृष्ठभूमि यानी कि परिस्थितियों को जानना भी उस काल का आवश्यक होता है। आदिकाल साहित्य का वो पहला काल है जहाँ से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। ठीक है, हिंदी साहित्य की शुरुआत जो होती है वो आदिकाल से होती है, और हम अभी जो है आदिकाल की परिस्थितियों को ही समझेंगे। जब भी कोई साहित्यकार साहित्य रचना करता है तो उसके पीछे तत्कालीन समय की तमाम घटनाएं एवं परिस्थितियां रहती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब भी कोई साहित्यकार साहित्य रचना करता है तो उसके पीछे तत्कालीन समय की तमाम घटनाएं एवं परिस्थितियां रहती है। मतलब उस समय जो घटनाएं घटित हुई है और परिस्थितियां हैं, वो सबको आधार बनाकर, या कोई भी साहित्यकार अगर साहित्य रचना करता है तो ये सब से जुड़ा हुआ उसका रचना होता है। साहित्य का वातावरण शून्य में निर्मित नहीं होता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो साहित्य का वातावरण जो है वो शून्य में निर्मित नहीं होता है। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब ऐतिहासिक और सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब इतिहास से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाओं का योगदान उसमें रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्र वृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। देखिए, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हाईलाइट भी किया गया है, इसको याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्र वृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। इससे क्वेश्चन आता है, एसएसबी में इससे क्वेश्चन आया है, नेट में इससे क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, जब एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है तब भी ये क्वेश्चन आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्र वृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। इस तर्क के पीछे यही धारणा निश्चित है कि प्रत्येक युग का साहित्य उसके समाज, धर्म, विचार, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रत्येक युग का साहित्य जो है उसके समाज, धर्म, विचार यानी कि धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये सभी परिस्थितियाँ साहित्यिक रचना का आधार बनती है। कोई भी साहित्य को अगर लिखा जाता है या साहित्यिक रचना अगर होती है तो इन सब को आधार बनाया जाता है, ये सब आधार बनती है। आदिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। तो आदिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाला जो परिस्थिति है वो इस तरह से एक एक करके हम परिस्थिति को वर्णन करेंगे। देखिए, पहली स्थिति जो है या परिस्थिति जो है, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, इसको हम पहले समझेंगे।
देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर हम समझेंगे, 7वीं-8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया। तो ये समय याद रखिएगा, 7वीं-8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया। मतलब भाषा के क्षेत्र में भी साहित्य जो है प्रभावित हुआ है, और भाव के क्षेत्र में भी। भाव के क्षेत्र में का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए वीरता के ऊपर आधारित रचना अगर उस समय पर लिखा गया, इसका मतलब भाव जो है उस समय वीरता के हिसाब से वहाँ लिखा गया, या वीरता का वर्णन किया गया है। उस समय के कवियों के मन में जो भावना जो है वो वीरता से रिलेटेड भावना थी, जिस वजह से वीरता पर आधारित रचनाओं को रचित किया गया। सम्राट हर्षवर्धन ने राजनीतिक दृष्टि से यह युग अराजकता और असंतुलन का युग है। मतलब राजा का शासन था, लेकिन फिर भी राजा का शासन में भी असंतुलन था। सम्राट हर्षवर्धन ने सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। तो क्या बोला गया है, सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। तो योग्यता से हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन को संभाला था और अपनी योग्यता से विरोधियों को वश में कर लिया था। उसने कन्नौज को अपने राजधानी बनाया। तो ये याद रखिएगा, हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज है। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने में सफल हुए। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री वैनसंग भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वैनसंग भारत। और वैनसंग कौन है? चीनी यात्री। उसने उस समय के भारत के धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का उल्लेख किया था। और उस समय वो भारत के बारे में जब वो लिखा था तो समाज के व्यवस्थित होने का, धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का उल्लेख भी वो किया था। मतलब जब हर्षवर्धन का शासन था तब समाज भी व्यवस्थित था और धर्म भी व्यवस्थित था भारत में। और इसका वर्णन कौन करते हैं? चीनी यात्री जो वैनसंग करते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र ना रहा और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तब उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र ना रहा, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। मतलब अब उत्तर भारत में जो एकता हर तरफ था वो अब आगे देखने को नहीं मिलता है। विभिन्न राज्यों के राजा सत्ता की लालसा में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। विभिन्न राज्यों के राजा जो है वो सत्ता की लालसा में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। आपसी कलह और बढ़ते हुए विघटन ने सामंतवादी प्रथा को बल दिया तथा पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण भी हावी होने लगी। तो सामंतवादी प्रथा को बल मिला और पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण भी हावी होने लगे। इसके पीछे कारण क्या है कि छोटे छोटे राज्य के जो राजा थे वो सत्ता के लालच में एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिए। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हो रहा था। शासकों की आपसी लड़ाई, मुगलों के आक्रमण, एकता का अभाव, राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के प्रश्न बने हुए थे। तो उस समय हर तरफ क्या व्याप्ता ना, राजनीतिक परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य विकसित हो रहा था। मतलब साहित्य विकसित हो रहा था, लेकिन शासकों की आपसी लड़ाई, मुगलों के आक्रमण, एकता का अभाव, राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के प्रश्न बने हुए थे। हर तरफ राज्य का बिखराव होने लगा था। युद्ध ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। जर्जर का मतलब होता है बहुत खराब हालत में रख दिया था देश को। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसी समय क्या हुआ था? राजपूतों का उदय हुआ था। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में हुआ। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन जो है उस युग के साहित्य में हुआ। मोहम्मद गोरी
और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का विवरण महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तो किसका मिलता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का विवरण मिलता है। ये याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का विवरण महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में मिलता है। आदिकाल की राजनीतिक व्यवस्था में दो बातें प्रमुख थी। आदिकाल की राजनीतिक व्यवस्था को अगर आप देखिएगा, उसमें दो बातें प्रमुख थी। केंद्रीय सत्ता का ह्रास और छोटे छोटे राज्य का उदय। वहाँ पर केंद्रीय सत्ता का ह्रास होने लगा था और छोटे छोटे राज्य का उदय, मतलब जो सत्ता केंद्र में था उसको लोग मानना कम कर दिए थे, उसको नहीं मान रहे थे, और छोटे छोटे राज्य का उदय होने लगा था। उस समय में उपजे साहित्यकारों में एक साहित्यकार आध्यात्मिक जीवन की ओर जा रहा था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का आनंद लेना चाहता था। मतलब कोई सांसारिक जीवन से संन्यास ले रहा था, कोई आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो रहा था, दूसरा वहाँ पर क्या कर रहा है ना, मरते मरते भी जीवन का आनंद लेना चाहता था। तीसरी श्रेणी का साहित्यकार वो था तलवार के गीत गाकर पराक्रम का जीवन जीना चाहता था। वो क्या करता था? वीरता का वर्णन करता था, जो तीसरी श्रेणी में जो आते हैं साहित्यकार। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की विचित्र देन थी। तो इस तरह से यही थी राजनीतिक परिस्थितियों की विचित्र देन। यहाँ तक हम राजनीतिक परिस्थिति को समझे हैं। आगे हम समझेंगे आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि को, यानी कि सामाजिक परिस्थिति को। आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि राजनीतिक उथल पुथल में सामाजिक व्यवस्था का विशृंखला हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, राजनीतिक उथल पुथल में सामाजिक व्यवस्था का विशृंखला हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ क्या राजनीतिक उथल पुथल है, तो समाज तो व्यवस्थित रहेगा ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक स्थिति जो है उथल पुथल हो चुका है। हिंदू राजाओं की आपसी कलह के कारण विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। तो हिंदू राजाओं का आपसी कलह के कारण, आपसी लड़ाई के कारण विदेशियों के भारत पर आक्रमण होने लगे। अनेक विदेशी जातियां हिंदू समाज में घुल मिल गई। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ता गया। तो किसके पास सत्ता था? राजपूतों के पास सत्ता था। इस वजह से समाज में उनका दबदबा, उनका महत्व बढ़ता गया। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूत को क्षेत्रीय की संज्ञा दी। तो राजपूत को क्षेत्रीय की संज्ञा देने वाले थे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण का सत्ता में भी खतरा दिखाई देने लगा था, मतलब ब्राह्मणों का महत्व भी कमने लगा था। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ता गया। तो ये सब का बोलबाला बढ़ता गया क्यों? क्योंकि इस युग में शिक्षा व्यवस्था के अभाव देखने को मिलता है। शिक्षा के अभाव भी यहाँ पर देखने को मिला, जिस वजह से सांप्रदायिक तनाव, संप्रदाय को लेकर तनाव देखने को मिला। सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। अन्य विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला बढ़ता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वर्णों की प्रधानता के साथ साथ समाज अनेक जातियां एवं उपजातियों में बंटकर भारतीय सामाजिक आदर्श खो बैठा। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों की प्रधानता के साथ साथ समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटकर भारतीय सामाजिक आदर्श खो बैठा। ठीक है, भारत का जो एक सामाजिक आदर्श था वो खो बैठता है। क्यों खो देता है वो भारतीय लोग अपना सामाजिक आदर्श को कैसे खोते हैं? क्योंकि यहाँ पर चार धर्म को बोला गया, चार वर्ण को बोला गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार जो है वर्ण जो है, इसको जो है प्रधानता दिया गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे अनेक जातियाँ भी वहाँ देखने को मिली, उपजातियाँ भी देखने को मिली। समाज जो है इस तरह से जाति और उपजाति में बंट गया। जाति पाति के बंधन कड़े होते गए। निर्धनता और निरंतर होने वाले युद्ध तथा महामारियों ने सामान्य जनता के जीवन को संकट में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया? जाति पाति के बंधन कड़े होते गए। निर्धनता और निरंतर होने वाले युद्ध तथा महामारियों ने सामान्य जनता के जीवन को संकट में डाल दिया। इस तरह की विषम सामाजिक परिस्थितियाँ आदिकालीन साहित्यकारों की साहित्य सामग्री बनती गई। तो ये जो परिस्थिति, ये जो समाज की स्थिति है, जैसे कि जाति को लेकर भेदभाव, निर्धनता, निरंतर युद्ध, महामारी, ये सब जो है एक एक क्या बन गया? एक एक टॉपिक बन गया रचना करने के लिए।
साहित्यकारों के लिए ये एक सामग्री बनती गई। राजा का स्थान सर्वोच्च होने के कारण आम जनता का कोई महत्व नहीं रहा। यहाँ पर राजा का स्थान जो है सर्वोच्च था, इसलिए आम जनता को कोई महत्व नहीं दिया गया। सामंतवादी व्यवस्था थी, नारी मात्र भोग का साधन रह गई थी। और नारी, सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर थी और नारी मात्र भोग का साधन बन के रह गई। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, ठीक है, जिस तरह से धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, उसी तरह अब एक सुंदर नारी युद्ध का कारण बनती जा रही थी। ठीक है, अभी समाज में क्या है ना, सुंदर नारी के लिए युद्ध हो रहा था, जैसे कि संपत्ति के लिए, राज्य के लिए युद्ध हो रहा था, उसी तरह से सुंदर नारी के लिए भी युद्ध होने लगा। इसके बाद में देखिए आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि। ये जो जिस तरह से इसको लिखा गया है, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखते हैं और ये सारा को अगर आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट है सारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप अगर एग्ज़ाम में इसको लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आप इसका आंसर को, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना कर भी अगर आप लिखते हैं इसको, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आदिकाल की धार्मिक पृष्ठभूमि। देखिए धार्मिक पृष्ठभूमि में क्या है, सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का समान आदर था। ठीक है, ब्राह्मण का और बौद्ध धर्म का समान आदर था। किसके समय में? सम्राट हर्षवर्धन के समय में। यद्यपि हर्ष स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, परंतु उनमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी। मतलब वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन तब भी वो अन्य धर्मों को सम्मान देते थे। वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं रहते थे। उनके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेल जोल था, परंतु जिस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल हुआ, उसी तरह धार्मिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिला। तो हर्षवर्धन के समय में राजनीतिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हर्षवर्धन के बाद में राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल देखने को मिला। उसी तरह धार्मिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलता है। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में अराजकता फैलती गई। मतलब देश सिर्फ राज्य, छोटे छोटे राज्य में विभाजित नहीं हुआ, बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता फैलती गई। मतलब धर्म भी जटिल होता गया, धर्म में भी भेदभाव देखने को मिला। वैद शास्त्रों, कर्मकांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। अब जो है ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में जो समान आदर था, किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। अब ये दोनों धर्म में, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय बने और विकृत होकर नए रूपों में जनता के सामने आने लगे। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, नए नए धार्मिक संप्रदाय बने और विकृत होकर, परिवर्तित होकर जनता के सामने आने लगे। परिणाम स्वरूप आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। जहां बौद्ध धर्म महायान, हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान आदि शाखाओं में बढ़ गया, वहीं हिंदू धर्म भी वैष्णव, शाक्त, शैव मतों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जादू टोने, तंत्र मंत्र में लोग विश्वास करने लगे, धर्म का वास्तविक आदर्श जो है वो पीछे छूट गया। और बौद्ध धर्म जो है महायान, हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान ये सब शाखाओं में बढ़ गया, और हिंदू धर्म जो है वो वैष्णव, शाक्त, शैव इन सब मतों में विभाजित हो गया। मानव के नैतिक स्तर में गिरावट आई। धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास और आडंबरों का बोलबाला रहा। धार्मिक स्थल लोभ के क्रीड़ा स्थल बन गए। अब धार्मिक स्थल जो है लोभ के क्रीड़ा स्थल बन गए, और वहाँ पर धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास और आडंबरों का बोलबाला रहा। मतलब हर तरफ बाह्य आडंबर दिखाया गया, अंधविश्वास हर धर्म में देखने को मिला। आपसी कलह के कारण इस्लाम धर्म का प्रवेश भी इस युग की बड़ी घटना है। सिद्धनाथ जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्यिक रचनाएं रची। तो यहाँ पर क्या होता है, इस्लाम का प्रवेश हो जाता है। आपसी कलह का फ़ायदा जो है इस्लाम धर्म वाले लेते हैं और इस्लाम धर्म का प्रवेश यहाँ हो जाता है। सिद्धनाथ और जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्यिक रचनाएं रची। यहाँ पर साहित्यिक रचना के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा।
खंडन मंडन हठयोग और श्रृंगार परक रचनाएं इस युग के धार्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब खंडन मंडन हठयोग, ठीक है, और श्रृंगार परक रचनाएं इस युग में देखने को मिलती है। और जो श्रृंगार परक रचनाओं के बारे में और आपका खंडन मंडन हठयोग के बारे में ये भी बोला गया है कि यहाँ पर धार्मिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब ये सब रचनाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों के विचारों ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। ये दो नाम याद रखिएगा, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वान जो थे, उनके विचारों से लोग बहुत प्रभावित होते थे। कुछ मिलाकर कहा जाए तो इस युग की धार्मिक परिस्थितियाँ भी अव्यवस्थित और प्रतिकूल थी। अगर धार्मिक स्थिति को देखिएगा आप, धार्मिक परिस्थितियों को देखिएगा आप, तो यहाँ पर अव्यवस्थित धार्मिक परिस्थितियाँ भी देखने को मिलता है अव्यवस्थित रूप में। इसके बाद देखिए आदिकाल की आर्थिक पृष्ठभूमि। इस युग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। किसानों से ही हर छोटे बड़े राज्य का पोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था, इन्हें जागीर दी जाती थी। तो उच्च पदाधिकारी जो थे इनको वेतन नहीं मिलता था, इनको जागीर दी जाती थी। और यहाँ पर पूरा राज्य का या फिर देश का जो उस समय भरण पोषण जो है कृषि के माध्यम से होता था। इस समय समाज दो वर्गों में बांटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वो श्रम करते थे। उपभोक्ता वर्ग सुख से रहता था, इसलिए उनका संबंध उच्च वर्ग के साथ माना जाता था। देखिए दो वर्ग था समाज में, एक था उत्पादक, दूसरा था उपभोक्ता। उत्पादक जो है वो उत्पादन काम में लगा रहता था, ये लोग काम करते थे, इसलिए इनको निम्न वर्ग में रखा गया। और उपभोक्ता जो है वो क्या करते थे ना, श्रम से जो उत्पादन सामने आया है उसको ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल सिर्फ करते थे, इसलिए इनको उपभोक्ता बोला गया और इनको उच्च वर्ग में रखा गया है। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनोनुकूल साहित्य की रचना करते थे। कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला। मतलब जो कवि रहते थे या फिर जो दरबार में रहने वाले कवि रहते थे, वो लोग क्या करते थे, साहित्य रचना भी उच्च वर्ग के अनुसार करते थे। उच्च वर्ग जो चाहते थे, उनका रुचि जिसमें था उसी के अनुसार साहित्य का विषय बनता था। इससे क्या होता है ना, कृषक जीवन की पीड़ा जो है और उनका जो संकट जो है उसकी अभिव्यक्ति कहीं पर नहीं होती है। व्यापार का ह्रास हो रहा था, व्यापार के पतन से नगर उजड़ गए। तो व्यापार का ह्रास होने लगा, व्यापार के पतन से क्या हुआ, नगर उजड़ गए। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं भी बाजार नहीं रह गया था। नगरों के ह्रास से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र कमजोर हो गया। भाषा का स्वरूप भी स्थानीय हो गया। भाषा का स्वरूप स्थानीय हो गया क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन लोगों का जाने के लिए कोई काम नहीं रहता, कोई काम के लिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते थे। यहाँ पर बाजार जो है वो बाजार व्यवस्था जो है वो भी उजड़ गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि नगरों के ह्रास से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र भी कमज़ोर हो गया। नगर अब नहीं रहा तो यहाँ पर संपर्क सूत्र जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा। इसके बाद देखिए आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस समय भारत एक निश्चित मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। ठीक है, इस समय अगर भारत को आप देखिएगा तो एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। मिश्रित संस्कृति से अभिप्राय यह है कि अनेक धाराएं उसमें आकर मिलकर लय हो गई। मतलब अनेक धाराएं आकर मिली और मिलकर लुप्त भी हो गए। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मिला था। हर्षवर्धन के समय हिंदू धर्म और संस्कृति को एक राष्ट्रव्यापी एकता का आधार मिला था। राष्ट्रव्यापी एकता मतलब पूरे राष्ट्र में एकता का आधार बना हुआ था हिंदू धर्म और संस्कृति जो है। उस समय छोटे बड़े भेदभाव खत्म होकर नए विचारों से देशभक्ति हर एक के मन में पनपने लगी थी। तो छोटे बड़े का भेदभाव नहीं था और हर एक के मन में देशभक्ति के लिए देशभक्ति जो है पनपने लगी थी। संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। जातीय गौरव किन किन चीज़ों में देखने को मिला है? संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन निर्माण। जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ने लगा। जब मुस्लिम संस्कृति
का आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हुआ तो मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ने लगा। संगीत, भवन निर्माण, वास्तु आदि सभी कलाओं में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भारतीय संस्कृति निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक कहानी है। निजी संस्कृति का ह्रास, भारतीय संस्कृति का ह्रास होने लगा था और इस्लाम संस्कृति का इसमें मिश्रण होने लगा था। इसी की कहानी हम कह सकते हैं, जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवन स्वरूप बहुत कम मिलता है। तो यहाँ तक आपका है सांस्कृतिक परिस्थिति। इसके बाद में है आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि। तो आदिकाल की साहित्यिक पृष्ठभूमि को अगर देखिएगा, इस समय के साहित्यिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीति और धर्म, अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस समय की साहित्यिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है साहित्य में। साहित्य में 3 धाराएं प्रचलित थी। प्रथम संस्कृत भाषा, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश की तथा तीसरी हिंदी भाषा की। ठीक है, साहित्य में भाषा की 3 धाराएं देखने को मिलती है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और तीसरी है आपकी हिंदी। 9वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर साहित्य रचना के केंद्र में रहे। तो 9वीं से 11वीं शताब्दी में कन्नौज और कश्मीर जो है साहित्य रचना के केंद्र में रहे। इसी बीच वही आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक सामने आए थे। तो यहीं पर कौन आए थे? आचार्य, कवि, नाटककार तथा गद्य लेखक भी सामने आए। इस समय अपभ्रंश धर्म की भाषा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियाँ एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा बनी। अपभ्रंश जो है धर्म की भाषा और हिंदी जो है जनता की मानसिक स्थितियाँ एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा थी। मतलब जनता की भाषा जो है हिंदी थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग भी आदिकाल में जनता करते थे। इस काल का साहित्य राजा, धर्म तथा लोक 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। तो इस काल का साहित्य अगर आप देखिएगा, राजा, धर्म और लोक 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ शामिल है। राजा के साहित्य में वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ शामिल है। धार्मिक साहित्य में सिद्धनाथ, जैन मुनियों की रचनाएं आती है। धार्मिक साहित्य अगर आप देखिएगा, इसमें वीर गाथात्मक रचनाओं के साथ साथ भी आपको मिलेगा धार्मिक रचनाएं, जिसमें सिद्धनाथ, जैन मुनियों की रचनाएं आती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति का श्रृंगारिक साहित्य एवं अमीर खुसरो का मनोरंजनात्मक साहित्य रखा जाता है। अगर लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखिएगा, विद्यापति का श्रृंगारिक और आपका मनोरंजनात्मक होगा खुसरो का, अमीर खुसरो का साहित्य रखा जाता है। इस तरह आदिकाल का साहित्य संपूर्णतः विविधताओं से भरा हुआ था। अब यहाँ तक तो हम आदिकाल की परिस्थितियों को समझे हैं। अब निष्कर्ष में उसको देखते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस युग के साहित्य पर आदिकाल की सभी परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इस समय राजनीतिक वातावरण अस्थिर था, धर्मों के मूल्य बदल रहे थे, हिंदुओं की शिल्पकला से बाहरी आक्रमणकारी अचंभित थे, भाषा विकास के पथ पर अग्रसर थी। और भाषा को अगर आप देखिएगा, विकास के पथ पर अग्रसर थी और परिस्थिति का प्रभाव जो है साहित्य में देखने को मिलता है। राजनीतिक वातावरण जो है अस्थिर था, धर्मों के मूल्य बदल रहे थे। मतलब भारतीय संस्कृति जो है, भारत का अपना धर्म जो है वो कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा था और अन्य धर्मों का प्रभाव जो है भारतीय धर्मों पर दिखाई दे रहा था। हिंदुओं की शिल्पकला से बाहरी आक्रमणकारी अचंभित थे, मतलब आश्चर्यचकित थे, भाषा विकास के पथ पर अग्रसर था। तो यहाँ तक है आपका आदिकाल की तमाम परिस्थितियों को हम समझ लिए हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर यूजी पीजी से रिलेटेड यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड सारा जो भी टॉपिक है उसको हम इसमें समझेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है हिंदी साहित्य के ग्रंथकार और ग्रंथ पर, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।